नमस्कार विद्वान साथियों। शिक्षा एक ताकतवर हथियार है जिससे संसार को बदला जा सकता है। वर्तमान शिक्षा नीति 2020 में भी शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने के साथ साथ ये भी विशिष्ट ध्यान रखा गया है कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी कि जो आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान है बच्चों को आवश्यक रूप से मिल ही जाए, और यह अत्यंत आवश्यक अर्जेंट एंड नेसेसिटी प्रीरिक्विजिट टू लर्निंग। सीखने से पूर्व यह एक उसके लिए परम आवश्यक और जरूरी प्राथमिकता रहेगी ताकि वह आगे अपनी शिक्षा को अच्छी तरह से ग्रहण कर पाए और अपने आसपास के साक्षर होके वह आसपास के वातावरण, सामाजिक क्षेत्रों में या जो भी वह व्यवहार करता है उसमें वह निपुण बन जाए। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एन अर्जेंट एंड नेसेसरी प्रीरिक्विजिट टू लर्निंग। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बाल्यकाल की शुरुआती शिक्षा को फाउंडेशनल स्टेज माना गया है। फाउंडेशन से अभिप्राय जो आधार या नींव तैयार करता हो। अब जो दूसरा शब्द है लिटरेसी, साक्षरता का अर्थ है साधारणतः लिखना, पढ़ना तथा गिनना से समझा जाता है। दूसरे शब्दों में 3R रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक का सामान्य ज्ञान। इसके अलावा क्या हो सकता है साक्षरता में कि व्यक्ति अपने परिवेश में सामान्यतः सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश या वातावरण में अनुकूलन कर सके। सामाजिक, कहीं उसको दुकान जाना है या किसी बड़ी बिल्डिंग में जाना है तो वह आसानी से व्यवहार को, सामाजिक व्यवहार को समझते हुए वहां आसानी से पहुंच पाए, वह संज्ञान में ले सके चीजों को। आर्थिक रूप में वह रुपए को गिन पाए, रुपयों का एक्सचेंज कर पाए, और राजनीतिक में वह अपना वोट डाल पाए, मशीनों के व्यवहार को और उसके लिखी हुई चीजों को समझ पाए। और यह अगर वह विद्यालय जा रहा है तो यह सब उसका अनुकूलन वातावरण के साथ आसानी से होना संभव हो जाएगा। इसलिए कहा गया है एन अर्जेंट एंड नेसेसिटी प्रीरिक्विजिट टू लर्निंग। जो सीखने के बाद, मान लिया बचपन से पढ़ा उसने साहित्य या थोड़ा बहुत कक्षा बाद मन नहीं किया, परिस्थिति के अनुसार विद्यालय छोड़ना पड़ा, लेकिन उसके दिमाग में परिवेश को समझने की क्षमता बन जाए तब तक ये आवश्यक रूप से प्राथमिक स्टेज में ही कर लिया जाए तो बढ़िया रहेगा। न्यूमरेसी क्या होती है? संख्यात्मक ज्ञान में कुशलता प्राप्त करना। लर्निंग क्या है? जो एक और शब्द आया लर्निंग, सीखना या अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ज्ञान अर्जित करते रहते हैं। अतः अधिगम के लिए आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान परम आवश्यक है या इसकी आवश्यक शर्त है। अगर हम सीखना है, आगे भविष्य में अधिकतम ज्ञान अर्जित करना है तो कम से कम जो एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा कि कक्षा 2 तक या प्राइमरी स्टेज तक, तो वह कितना ज्ञान आवश्यक रूप से आना चाहिए वह पाठ्यक्रम में निर्धारित कर दिया जाएगा, और ये एक आवश्यक शर्त रखी गई है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बाल्यकाल की शुरुआती शिक्षा में बच्चों के द्वारा यह शिक्षा सुगमता से और आसानी से कैसे प्राप्त की जाती है, चुनौती की तरह होगा। अब बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना, उनका कंसंट्रेशन बनाए रखना, ये सब चीजें देखने योग्य होंगी कि यह कैसे संभव हो पाएगा। अधिगम को मनोरंजनप्रद, चित्रात्मक, प्रतियोगात्मक भावना उत्पन्न करके प्रयोगात्मक विधि, प्रोजेक्ट विधि, नई शैक्षिक प्रावधानियां प्रयुक्त कर आसान बनाया जा सकता है। यानी कि ये जो अधिगम है, जो निर्धारित पाठ्यक्रम होगा संख्यात्मक ज्ञान का या साक्षरता, लिखना पढ़ना और गिनना, ये सब चीजें इन विधि, अधिगम की इन विधियों के द्वारा ही संभव आसानी से हो सकेंगी।
अगर हम देखें, एक आंकड़ा ले लें, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 121 करोड़ लगभग थी, उससे ज्यादा थी, और ये आज तो बढ़कर 130 करोड़ के आसपास भी पहुंच गई होगी। भारत की सामाजिक आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण संकेतक साक्षरता भी है। अगर बताना हो देश ने कितनी आर्थिक प्रगति कर ली है या कितना आर्थिक विकास कर लिया है, तो साक्षरता भी उसमें, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, लिंगानुपात इत्यादि जो हम जोड़ते हैं, उसमें साक्षरता भी एक इंडिकेटर है, संकेतक है। साक्षरता देश की आर्थिक प्रगति को बताने वाला। अब भारत की साक्षरता दर 2011 के अनुसार 74.04, पुरुष की लगभग 85%, महिलाओं की 65%, औसतन 74.04% थी। और विश्व की जो अगर देखें साक्षरता दर, वो 84% है, उससे भारत की ये 74.04 कम है। तो हम विश्व के जो साक्षरता दर 84% से काफी न्यून है, और इसको हमको साक्षरता दर को बढ़ाना भी है। और बच्चों की साक्षरता दर जो वहां है, उनके लिए आवश्यक शर्त रखी गई है कि पूर्व इतना ज्ञान उसको हो जाए कि वह बाकी पिकअप बहुत आसानी से कर ले। और ये सामान्य आंकड़ा है, मान लिया और जनसंख्या भी है तो एक आर्थिक प्रगति और आर्थिक विकास का सूचक भी है, इसलिए इसका उल्लेख किया गया है। किसी भी देश की जनसंख्या वहां का मानव संसाधन कहलाता है। मानव संसाधन देश के लिए तभी उपयोगी है जबकि वह साक्षर एवं तकनीकी रूप से कुशल हो। अब मानव संसाधन का कुशल होना और साक्षर होना तकनीकी रूप से बड़ा ही परम आवश्यक है। अब हम देखते हैं शिक्षा के अंग के रूप में साक्षरता, विद्यालय की औपचारिक शिक्षा के माध्यम से। अब तो यह लक्ष्य रखा गया है 2030 नई शिक्षा नीति में कि बच्चों को जितने अगर उनकी उपलब्धता है, बच्चे जो भी नए पैदा हुए और विद्यालय जाने लगे हैं, 3 वर्ष की प्री नर्सरी के लायक हो गए हैं, और वह जब तक कम से कम इंटर तक की शिक्षा में उनकी उपस्थिति, जितने भी बच्चे हैं उनकी उपस्थिति 100% हो। लेकिन फिलहाल का जो समाज है उसमें मान लिया जाए तो भविष्य में चीजें होंगी, लेकिन अभी कुछ बच्चे या 2030 तक या उससे पहले जब भी ये संभव हो पाएगा, उसके बीच में कुछ बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पाती, वे ड्रॉप आउट हो जाते हैं और नियमित पाठ्यक्रम नहीं पढ़ पाते हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए क्या तरीके होंगे, वो कैसे सीखेंगे? यहाँ तो बच्चे अगर उनको विद्यालय भेज दिया तो वह कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित कर ही लेंगे, अपने आप को योग्य बनाने में उनकी पूर्ण क्षमता विकसित हो जाएगी। क्षमता पर जोर देने पर वह पूर्ण रूप से कुशल नागरिक देश के बन जाएंगे। लेकिन मान लिया जाए तो वह अगर औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाया है, तो मेरे अनुमान से अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम जो हो सकते हैं, कई और भी हैं, डिस्टेंट एजुकेशन वगैरह अगर हम उसको देखें, लेकिन मैं सामान्य तौर पर जो किया जा सकता है, अब यह तो हमको दायित्व लेना ही पड़ेगा, या घरों के या पड़ोस के साक्षरतों द्वारा। अगर घर में कोई पढ़ा लिखा कम है तो घर के सदस्य ही, पढ़े लिखे सदस्य या पड़ोस के पढ़े लिखे साक्षर ही उनको शिक्षित करने का दायित्व निभाएं। एनजीओ संस्था कुछ शिक्षा से जुड़ी होती हैं, वह इस क्षेत्र में आगे आकर कई अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं। इसके अलावा दूरदर्शन में कई चैनल दिखाए जाते हैं जिसमें कि पढ़ के, और आज तो मोबाइल ऐप या मोबाइल के द्वारा जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है आजकल उसको आसानी से उपलब्ध है। तो पढ़े लिखे लोग व्यक्तियों को जो पढ़ नहीं पाए हैं उनको मोबाइल चलाना सिखा देने पर तो वह कई चीजें अपने आप ही स्वयं ही खोज सकते हैं। और आजकल तो लिखने की भी इतनी आवश्यकता नहीं है, मुंह से बोल के ही टाइप हो जाती चीजें और ज्ञान का भंडार खुल जाता है। इंटरनेट एवं संचार द्वारा भी इस कमी को पूरा किया जा सकता है। स्व प्रेरणा एवं नुक्कड़ नाटक की प्रेरणा से भी अगर वह स्वयं ही इच्छा जागृत हो जाए उसके अंदर किसी भी तरह से, दूरदर्शन, मोबाइल, अखबार, पत्रकारिता या पड़ोस के द्वारा, जियो के द्वारा प्रेरणा से अगर स्व प्रेरणा मिल जाए और नुक्कड़ नाटक देख के उसको प्रेरणा मिली है, तो ऐसे करके भी वह शिक्षा के रूप में साक्षरता के ग्रहण कर ही सकता है, ताकि उसको सर्टिफिकेट ना भी मिले लेकिन वह एक साक्षरता की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे।
आधारभूत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रयास निम्न प्रकार से किए जा सकते हैं। आज साक्षरता जो है इसको हमको बढ़ाना है भविष्य में, तो क्या हम विधियां अपनाएं जिससे कि विषय वस्तु सरल और बहुत ही आसानी से ग्रहण योग्य हो जाएं और बच्चे के स्मृति कोश में अंकित हो जाएं। वीडियो एवं ऑडियो संचार माध्यम से उपयुक्त विषय वस्तु बनाएंगे। इसके अलावा इसमें नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि दीक्षा पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें उच्च स्तरीय विषय वस्तु रखी जाएंगी और उससे भी अध्यापक गण चयनित कर सकेंगे जो बच्चों को संप्रेषित करके स्मृति कोश में अंकित किया जा सके। कविता के माध्यम से दोहराव करके भी आसानी से सहज रूप में बच्चों को दोहराव कविता के माध्यम से आसानी से हो सकता है। उसको बार बार दोहरा के, चाहे गणित सिखानी हो, कई कविताएं बना के इस तरह से दोहराव करके सिखाया जा सकता है। सूक्ष्म अथवा कैप्सूल विधि द्वारा विषय वस्तु को सरल बनाकर, किसी विषय वस्तु को सूक्ष्म विधि होती है एजुकेशन में विषय में, और कैप्सूल विधि जो आजकल ट्रेनिंगों में एससीईआरटी के माध्यम से, एनसीईआरटी के माध्यम से जो डाइट इत्यादि में प्रशिक्षण प्राप्त किए जाते हैं, उससे भी विषय वस्तु को सरल बनाकर बच्चों को उसके विषय वस्तु के अनुसार से उनको सिखाया जा सकता है। अभ्यास विधि का प्रयोग करके किसी चीज का अभ्यास, गणित जैसे विषय में अभ्यास की आवश्यकता होती है, तो हम अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे ताकि बच्चा सहज रूप से खेलते खेलते ही चीजों को सीख जाए। और अभ्यास विधि में नई शिक्षा नीति में वर्कशीट बच्चों से भराई जाएगी विद्यालय में। उनका मूल्यांकन तो नहीं किया जाएगा अब, और लेकिन जांच की जाएगी, बच्चों को बताया जाएगा। इसके अलावा निरीक्षण विधि द्वारा बच्चों पर ध्यान करते हुए, देखते हुए कि बच्चे नोट कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसका दोहराव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, निरीक्षण भी हम करते रहेंगे और बच्चों पर एक नियंत्रण दबाव न डालकर केवल सामान्य रूप से उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा निरीक्षण विधि द्वारा भी, और उनको विषय वस्तु को ग्रहण करने में आसानी होगी। खेल विधि के माध्यम से, खेल के माध्यम से भी बच्चे आसानी से और गहराई से वस्तु को सीख जाते हैं। धन्यवाद।